वैसे तो आपका सस्पेंस क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को मैं वीडियो के लास्ट में बता सकता हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कैंसिल कर सकती है अपना सऊदी अरेबिया का क्राउन ज्यूल इवेंट। अब ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा ये हो रहा है कि ईरान की तरफ से अटैक हो सकता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, और जो पूरी मिलिट्री है सऊदी अरेबिया की, यूएस की, वो अलर्ट हो चुकी है। अब इसके पीछे हम नहीं जाएंगे कि क्यों हो रहा है, मतलब वो हमारा लेना देना नहीं है। वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अक्यूज़ किया है सऊदी अरेबिया को। तो इस वजह से काफ़ी खतरनाक माहौल है अभी कंट्री के अंदर, और ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने हाथ पीछे कर सकती है। अभी मैं आपको रिपोर्ट ये बता रहा हूँ कि स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में सऊदी अरेबिया इवेंट करवाना क्राउन ज्यूल वाला है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ सऊदी अरेबिया मॉनिटर कर रही है सारी सिचुएशन को। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया अपनी कंट्री के लिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई खैर अपने बारे में सोचेगी अपना इवेंट करवाने के लिए। तो दोनों ही जो पार्टीज है सिचुएशन को मॉनिटर करनी है। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ होपफुल है कि वो सऊदी अरेबिया का इवेंट क्राउन ज्यूल इवेंट करवाएगी। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्लान्स चेंज हुए हैं, लेकिन वो होपफुल है, बिल्कुल एंड तक सारी सिचुएशन देखी जाएंगी। अगर सिचुएशन सही लगती है तो ही डब्ल्यूडब्ल्यूई जाके क्राउन ज्यूल करवाने वाली है, वरना इस बार का जो क्राउन ज्यूल है वो भैया समझ लो हो गया, टाटा बाय बाय, आपको नहीं देखने को मिलेगा। खैर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली कंट्री के लिए अपने अपने लोग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है। तो फिर इवेंट तो एक बहुत छोटी सी बात रह जाती है उसके सामने। लेकिन अगर आप सिर्फ एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन के पर्सपेक्टिव से देखो तो डेफिनेटली क्राउन ज्यूल के लिए एक्साइटमेंट है लोगों की। तो अब देखो भाई, अब क्या ही कहें इसके बारे में। ये सिचुएशन है कि इसके ऊपर ये भी नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हो रहा है इवेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सुपरस्टार्स को खतरे में डाल के तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली वहाँ पे, वो भी अटैक वाली सिचुएशन में। और ये कोई छोटा मोटा अंदर का अटैक नहीं है कि अपने ही लोग लड़ रहे हो। ये कंट्रीज के बाद आए थे तो आपको पता है सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ सी होने लगी है। रिसेंट में हमने इसके काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। तो फिलहाल ये अपडेट है। अगर इसके बारे में मुझे कुछ और पता चलेगा तो वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ अच्छी बात नहीं पता चली है। प्लान अभी भी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ होपफुल है, कैंसिल हो सकता है, इसके चांसेस हैं। अगर कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेड लाइट जैसा कुछ भी सिग्नल मिला तो फिर ये क्राउन ज्यूल आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा फैंस के लिए। वैसे चलो क्राउन ज्यूल की अपडेट आपको ज़रूर देता हूँ। इस वाली पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हो ये क्राउन ज्यूल का जो अर्ली स्टेज है वो नजर आ रहा है, और थीम वैसी है जैसे आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है क्राउन लगवा देती है, तो वो भी यहाँ पर है। एंड आई होप ये क्राउन लगाया है और इस पर सुपरस्टार अपनी एंट्रेंस भी करें, क्योंकि सब कुछ सेटअप हो गया, इवेंट नहीं हुआ तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा यार, बहुत बेकार हो गया है। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आपको बताता हूँ तो मंडे नाइट रॉ की लास्ट वीक की व्यूअरशिप 1.641 बिलियन व्यूअर्स थी, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप हो गई है 1.5 मिलियन, घट गई है व्यूअरशिप। और मैंने आपसे कहा था ना कि स्मैकडाउन जो FS1 के ऊपर जाएगा, इसलिए जो सारे स्टार्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे रोमन रेंज भी प्रमोट कर रहे थे कि FS1 के ऊपर ही आ रहा है, और व्यूअरशिप घट नहीं थी। तो भाई व्यूअरशिप हद से ज़्यादा ही घट गई है। 835 के व्यूअर्स आए हैं स्मैकडाउन के लिए, मतलब 1 मिलियन से भी ये नीचे है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस है, मैंने आपको कह दिया था कि व्यूअरशिप बहुत नीचे आने वाले है, तो व्यूअरशिप नीचे भी है, क्योंकि जब नेटवर्क चेंज हो रहा है तो मेजॉरिटी जो ऑडियंस हो फॉक्स स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं वो FS1 के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो फिर ये चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि शो के अंदर कुछ ऐसा बेकार था। व्यूअरशिप नीचे आती ही है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना स्मैकडाउन मूव करती है, रीजन की वजह से FS1 के ऊपर। मंडे नाइट रॉ कल आपने वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि एडम पियर्स ने, बताया तो नहीं था, मैं बोलना भी भूल गया था उसको, सिर्फ मैंने पिक्चर के थ्रू बता दिया था। एडम पियर्स के ऊपर अटैक हो गया था ब्रॉक लेसनर का। वो कब हुआ था? कमर्शियल ब्रेक के दौरान। आप इस वीडियो फुटेज के अंदर देख सकते हो जहाँ पे एडम पियर्स आके कुछ तो बता रहे हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर अपने ही अलग गुस्से वाले मूड में थे और उन्होंने आके F5 लगा दिया एडम पियर्स को। वैसे ये पहली बार नहीं है कि एडम पियर्स को F5 लग रहा हो, इससे पहले भी वो F5 का टेस्ट ले चुके हैं। तो काफ़ी भाग्यशाली हैं एडम पियर्स की, उनको ब्रॉक लेसनर की तरफ से F5 खाने का मौका मिलता है। यार भाई अलग लेवल की चुल कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। आपको पता है शील्ड के जो पूरे 10 साल हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं नवंबर मंथ में, 10 ईयर एनिवर्सरी पूरी शील्ड की है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। आप ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल देखो, वो लिख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सेलिब्रेट्स अ डेकेड ऑफ रोमन रेंस एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस थ्रू आउट नवंबर। मतलब कि उन्होंने डीन एम्ब्रोस को हटा ही दिया साइड से। हालांकि इस आर्टिकल के अगर आप पूरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बार डीन एम्ब्रोस का नाम मेंशन है, जहाँ पर लिखा है अलोंगसाइड देयर शील्ड टीम में डीन एम्ब्रोस, और बाकी पूरे ग्राफिक के अंदर सब जगह रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस है। तो साइड लगाने की कोशिश की है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डीन एम्ब्रोस को, क्योंकि अगर डीन एम्ब्रोस होते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो डेफिनेटली रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के नाम अलग अलग नहीं होते, सिर्फ एक नाम करके बुलाया जाता, और वो था शील्ड का सेलिब्रेशन, शील्ड के 10 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड ये भी कह सकते हैं कि चलो
अब है नहीं डीन एम्ब्रोस कंपनी के अंदर, तो फिर ये तो WWE के लिए भी पोपट जैसी बात हो गई कि बंदा तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो भी अजीब बात है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही हटा दिया, उनको मेंशन जरूर किया है डीन एम्ब्रोस का, सिर्फ एक जगह पे। और वैसे करके करेंगे भी क्या, जब वो सुपरस्टार उनके है नहीं, तो फिर मार्केटिंग बिजनेस के हिसाब से भी देखा जाए तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पसंद नहीं आती, बट कंपनी के अंदर माल कंपनी के अंदर काम कुछ ऐसा ही चलता है। नेक्स्ट गाइस, विंस मैकमैन के उस रूल की बात करते हैं जो कि अब कैंसिल हो चुका है। तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट के अंदर जब टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था, तो मैच पर कमेंटेटर्स ने जो रेफरी हैं उनका भी नाम लिया था, लेकिन इससे पहले रूल नहीं था। और इस बात को बताया WWE के पुराने रेफरी माइक कियोडा ने, जो कि इतने सालों से थे। उन्होंने कहा कि एक बार क्या होता है, कमेंटेटर ने नाम ले लिया रेफरी का, तो उस पर विंस मैकमैन कहते हैं कि ये किस बंदे का नाम है, तो उनका रेफरी का, तो भाई नाम क्यों ले रहे हो रेफरी का, ऐसे विंस मैकमैन ने कहा था कि वो रेफरी का नाम टेलीविजन पर कमेंटेटर्स ने फिर उनको मेंशन किया जाए बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। बट अब ये रूल लग रहा है कि चेंज हो गया है। माइक कियोडा को लग रहा है काफी इसका काफी रिलीफ है कि अब WWE के अंदर एटलीस्ट रेफरीज को, वैसे देखा भी जाता है डिसरिस्पेक्ट करना ही नहीं हो गया। फिर देखें तो सब चीज़ विंस मैकमैन के साथ चलती है, तो फिर मतलब क्या ही कहें इसके बारे में। बट हाँ, कुल मिला के पहले नाम नहीं लिया जाता था, अब रेफरीज का नाम ले सकते हैं या फिर लेते हैं। T-Bar डोमिनिक डाइजाकोविक, जिस भी नाम से आप इन्हें जानते हो, अब इनका नाम फिर चेंज हो गया है। PW इंसाइडर के अकॉर्डिंग T-Bar को इंटरनल लिस्ट किया जा रहा है। डोनोवन डाइजिक या डीजेक, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये NXT के टाइम के शुरुआती वहाँ उससे पहले का जो डोमिनिक डाइजाकोविक का नाम है वो था। अब जब मैंने इतना पहले से नहीं देखा उनको, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब और नाम के साथ उनकी और क्या कलाकारी होगी कि उनका नाम है डोनोवन कर दिया। बट फिर मुझे जब पता चला कि अच्छा ये उनका पुराना वाला नाम था, तो फिर कह सकते चलो ठीक है, नाम भले ही अभी इतना फेमिलियर नहीं लग रहा, लेकिन जब आएंगे तो लग ही जाएगा। और शायद ये डोमिनिक डाइजाकोविक की खुद की भी रिक्वेस्ट होगी उनका ये वाला नाम उनको लिया जाए, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट T-Bar से तो सब कुछ ही अच्छा। रोमन रेंस ने 10 साल तो कंपनी के अंदर पूरे कर लिए हैं, नवंबर मंथ में कर रहे हैं मतलब, लेकिन एक 3 साल वाला रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा अगले महीने। वो क्या रिकॉर्ड है आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट मंथ रोमन रेंस सेट टू सरपास 3 फुल ईयर्स विदाउट बीइंग पिन्ड इन WWE, और उनके जो दिन है वो हो जाएंगे 1095। तो इतना लंबा टाइम जो है रोमन रेंस को हो जाएगा WWE कंपनी के अंदर बिना पिन हुए, और ये बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड है, क्योंकि मतलब क्या ही इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या देखते हैं क्या चीज़ हो पाती है। लोगन पॉल से निपट गया तो शायद हो ही जाएगी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये होगी उनके लिए कि क्या WWE रोमन रेंस के पास से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेने का कुछ प्लान कर रही है या फिर नहीं। केविन ओवंस के बारे में आपको जल्दी से अपडेट देता हूँ। तो केविन ओवंस टेलीविजन से गायब है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि शायद सैमी ज़ेन के साथ उनको पेयर करना है WWE को, इस वजह से उनको टेलीविजन से ऑफ रख रहे हैं। और जैसे ही उनको लाने की बारी आएगी तो केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन टीम अप कर लेंगे। शायद ब्लड लाइन के ब्रेकअप के टाइम का वो टाइम हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। केविन ओवंस का टेलीविजन से ऑफ रखने का बिल्कुल अलग रीज़न है, और रीज़न अभी सामने नहीं है, तो इस चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब केविन ओवंस के बारे में एक बात चल रही थी, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बात करी कि किस सुपरस्टार से लड़के सबसे ज़्यादा दर्द होता है, तो उन्होंने नाम लिया बॉबी लैशली का, कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉबी लैशली से मैच होने वाला है, तो मैं कहता हूँ हाँ आज की रात बड़ी खतरनाक होने वाली है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम बॉबी लैशली को पंच भी करते हो ना, तो तुमको खुद लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पत्थर का बना हुआ है। तो ये जो अप्रिशिएट किया है या फिर रियलिटी फैक्ट बताया उन्होंने बॉबी लैशली के बारे में कि उनसे लड़ना भिड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। ब्रॉक लेसनर को शायद ये बात सुननी चाहिए कि क्या हो सकता है बॉबी लैशली से लड़के, बट अगेन ब्रॉक लेसनर खुद में भी एक बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है, एंड इससे मैं और भी ज़्यादा हाइप हो जा रहा हूँ क्राउन जूल के मैच के लिए। बट क्राउन जूल हो जाए अच्छे तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। तो ब्रे वायट को WWE ने ऑफिशियली क्राउन जूल के लिए एडवर्टाइज कर दिया। ये हमको पता चल गया था, WWE ने खुद इस बात को अनाउंस किया था। तो इसका मतलब कि क्राउन जूल के अंदर ब्रे वायट आ रहे हैं, और WWE जो इसके बारे में बता रही है वो ये है कि क्या व्हाट न्यू मिस्ट्रीज विल वायट ब्रिंग विद हिम व्हेन ही अपीयर्स लाइव एट WWE क्राउन जूल। मतलब वो कुछ मिस्ट्रीज ऐसे लेके आएंगे, ऐसा WWE कुछ एडवर्टाइज कर रही है। अब अगर कुछ स्पेकुलेट किया जाए क्या चीज़ हो सकती है, मेरे ख्याल से 2 ही चीज़ें हैं। पहली चीज़, वो आकर खुद से अपना प्रोमो कट करेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने अंदर मिस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा कुछ खुल के बताएंगे, या फिर WWE अगर किसी फ्यूड में उनको इन्वॉल्व करना चाहते तो हो सकता है किसी एक मैच में वो सरप्राइज कर दे सबको, और उनकी अपीयरेंस से फिर से वो वर्ल्ड को शॉक कर दे, जैसे उन्होंने अपने रिटर्न पर किया था। हालांकि सारी चीज़ें हमको क्राउन जूल के अंदर तक का ही वेट करना है। मुझे लग रहा है कि अगर ब्रे वायट वहाँ पे आ रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि रॉ स्मैकडाउन मैनेजर सा है, कुछ नेक्स्ट लेवल पे होगा, तभी उनको प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बिना मैच के WWE एडवर्टाइज कर रही है। आज की वीडियो तक की अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज मंडे नाइट रॉ में भाई बवाल चीजें WWE ने एडवर्टाइज की हुई थी, और बवाल चीजें हुई भी हैं, कुछ अजीब भी है, बट वीडियो के एंड में आप लोग बहुत ज्यादा ऊसी फील करने वाले हो, इस बात की मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। हमको मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है बियांका बेलेयर और
निकी क्रॉस के मैच के साथ में, और क्योंकि निकी क्रॉस के कैरेक्टर में चेंज हुआ है तो शायद उनको स्पॉट पे रखा। अभी मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा मेन इवेंट के बारे में, ओपनर के बारे में एक साथ ही। अब मैच में रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है जब बियांका ब्लेयर ने निकी क्रॉस को यहाँ पे हरा दिया। इसके बाद डैमेज कंट्रोल भी यहाँ पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का आज हमको शो के ऊपर देखने को मिली, जिन्होंने चीजों को जो है न्यूट्रलाइज किया। और शो के मेन इवेंट के लिए हमको मैच पता चल गया था कि जो टैग टीम चैंपियनशिप है विमेंस की, वो ऑन द लाइन होने वाली है। डैमेज कंट्रोल इसको डिफेंड करेगी और सामने एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का होने वाली है। तो ओपनिंग के अंदर ट्रिपल एच ने फीचर किया विमेंस डिवीजन को, लेकिन इसके ठीक बाद होती है बहुत तगड़ी चीज। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इतने आसानी से गूजबम्स नहीं आते WWE प्रोडक्ट को देख के। इतनी ज़्यादा कमाल चीज़ भी होती तो मेरे रिएक्शन कभी इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आज जो चीज़ दिखी वो बहुत मस्त थी। अब क्या होता है, मेरे को लगा था फेस टू फेस होने वाला है बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर का, और उसके बाद क्या पता चल रहा है भाई सिट डाउन इंटरव्यू है। तो फेस टू फेस तुम हुएगा, शायद स्क्रीन के थ्रू फेस टू फेस होने की बात कर रहे थे, बट बॉबी लैशली बैठते हैं साइड में ब्रॉक लेसनर नहीं होते। तो बॉबी लैशली कहते मुझे तो पता ही था ये बंदा वैसे भी मुझे इतने टाइम से अवॉइड ही कर रहा है, मेरे से डक ही कर रहा है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कोई भी ऐसे कि ब्रॉक लेसनर नहीं आया। और फिर ये कहते हैं, जो कि हमेशा लोग बॉबी लैशली को कहते हैं कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर वानाबी है, लेकिन बॉबी लैशली कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली वानाबी है। अब क्या होता है, इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ब्रॉक लेसनर का, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस सिट डाउन इंटरव्यू के लिए ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्रेंस सीट पर बैठने के म्यूजिक के साथ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, थिंग्स यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट थी। ब्रॉक लेसनर काउबॉय वाली हैट के साथ में एरेना के अंदर पहुंच जाता है डैलस टेक्सास के अंदर, और रिंग के अंदर आकर ब्रॉक लेसनर कहते हैं मैं यहाँ पे अगर आया हूँ तो मैं सिट डाउन इंटरव्यू करने के लिए तो नहीं आऊँगा। और वो ये भी कहते हैं डैलस टेक्सास के लोग जो है एक फाइट देखना यहाँ पे थोड़ा सा डिजर्व करते हैं, और वो सीधा बॉबी लैशली को कॉल आउट कर देते हैं। मैं सोचा था कि बॉबी लैशली बैक स्टेज है या फिर कहीं अपने घर से हैं, कहाँ से हैं वो, लेकिन बॉबी लैशली आ गए रैंप पे एंट्रेंस करते हुए सीधा, और अपने सनग्लासेस, अपनी जो कोट वगैरह, अपना जो सूट है उसको वो खोल रहे हैं। और जैसे ही ब्रॉक लेसनर ने इस चीज को देखा, वो तुरंत बॉबी लैशली के सामने चले जाते हैं उनसे ब्रॉल करने के लिए। और उसके बाद आई थिंक पहला टेक डाउन तो ब्रॉक लेसनर ने ही किया बॉबी लैशली को। उसके बाद एक दूसरे को बिल्कुल खत्म करने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं, और पता था यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली है। और मैं जिस गूजबम्प मूवमेंट की बात कर रहा हूँ वो था जब ब्रॉक लेसनर प्रिपेयर हो रहे हैं कि बॉबी आ रहा है, और बॉबी लैशली अपने जो है सूट वगैरह अपनी घड़ी बड़ी खोल रहे हैं। भाई वो बिल्कुल कमाल लग रहा था कि पता था कुछ बहुत तगड़ा केओस होने वाला है। हुआ भी, बीच में ट्रिपल एच को आना पड़ा, और वो कितना फनी मूवमेंट था कि रिडल अपना जो चप्पल है और जो अपनी हैट है उसको ऊपर उठा रहे हैं। भाई सब तरफ ब्रॉल चल रही है और रिडल अपने अलग ही उसमें चल रहे हैं, बचा जरूर रहे हैं, लेकिन वो बहुत उन्हें फनी एक्ट किया। ट्रिपल एच भी ब्रॉक लेसनर जाके कह रहे होते हैं कि अगर तुम लड़े, और ऐसा कह के ब्रॉक लेसनर वहां से भाग लेते हैं, मतलब पता ही नहीं चला कि ट्रिपल एच क्या कह रहे थे। बाद में पता चलता है कि ट्रिपल एच कहते हैं अगर तुम ऐसे लड़े तो तुम्हारी फाइट को हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद इन दोनों को सेपरेट करते हैं, और बहुत मस्त लगी ब्रॉल। वैसे ऐसा क्या होता है कि हाँ WWE से दिखाने की कोशिश करती है कि अरे भैया दो बहुत तगड़े बंदे हैं लड़ रहे हैं, लेकिन वो स्टोरी में तो आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में बैक स्टोरी उसकी वैसे नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सब कुछ एलिमेंट था, और मैं इस वाली चीज़ को बहुत एंजॉय किया। इसको ओपनिंग में डालना चाहिए था, नहीं डाला, खैर उसके बारे में भी एंड में बात करूंगा मैं, लेकिन मुझे बहुत मजा आया ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को देख के आज। और अब बहुत एक्साइटेड हूँ क्राउन जूल में जब इनका मैच होने वाला है, दोनों जब ये तगड़े सुपरस्टार लड़ने वाले हैं। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच में, एंड ऑब्वियसली बात है सेथ रॉलिंस का स्टॉक हाई चल रहा है, मैच में वो हार नहीं सकते थे, लेकिन पूरे मैच में रेसलिंग क्या हो रही है उसके ऊपर मेरा फोकस जा नहीं रहा था। मेरा फोकस जा रहा था सिर्फ सेथ रॉलिंस के बाल के ऊपर, जो कि उन्होंने सच में ब्लॉन्ड तो करवा लिया, लेकिन वैसे ही जैसे वो शेमस की वेडिंग में गए थे, कोई एक साइड से उनकी ब्लॉन्ड स्ट्रीक नहीं है, बल्कि उन्होंने नीचे से पूरे ब्लॉन्ड करवा लिए। तो मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा था मैच में क्या चल रहा है, मेरी नजर थी सेथ रॉलिंस के बालों के ऊपर। मुझे लग रहा था कि यार सेथ रॉलिंस वैसे भी इतने ज्यादा ड्रिप गॉड बने रहते हैं, सच में कलर करवा लेंगे, और उन्होंने करवा भी लिया है। शायद है ही ना, मुझे ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है वो कलर, शायद मेरे को तो लगा परमानेंट वाले होगा, या फिर पता नहीं परमानेंट या ब्लैक तो फिर से कर सकते हैं, बट मेरी नजर उसके ऊपर थी। और एंड में हमको ये सीन देखने को मिलता है कि थ्योरी जो है पेडिग्री लगाने की कोशिश करे, उसको वो काउंटर करते हैं, मुक्के लगा के उन्होंने स्टॉम्प लगा दिया, और ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने इस मैच में हरा दिया। थ्योरी वैसे इतना हारना नहीं चाहिए, बट सेथ रॉलिंस सामने आ जाएंगे तो फिर भाई तुम क्या ही कर सकते हो। इसके बाद रोमन रेंस हमको देखने को मिलते हैं आज, और ब्लड लाइन के साथ नहीं थे रोमन रेंस सिर्फ पॉल हेमन के साथ थे। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, और यहाँ पे उसी के चैंट लग रहे थे, तो जो रोमन रेंस है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जे उसो सैमी ज़ैन सबको मैंने और भी ज़्यादा उसी ये फील करे, इसके लिए ये अलग गए हुए हैं, जब भी वापस आएंगे तो सऊदी अरेबिया के बाद इस चीज़ को वो मेंशन कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं 2 सालों से अपने ओपोनेंट्स को हाइप ही कर रहा हूँ, लेकिन एंड में होता क्या है, मैं हूँ उनको तहस नहस करके चले जाता हूँ, और वैसे भी लोगन पॉल तो आउटसाइडर है, इसके बारे में तो ज़्यादा बात भी नहीं मैं करूँगा। इसके बाद वो माइक थमा देते हैं अपने वाइज मैन पॉल हेमन को। पॉल हेमन यहाँ पर माइक में कहते हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहा है शॉन माइकल्स के साथ में, उसके हाथ में जो है मेटल है,
उससे वो जो है वन लकी पंच, वन लकी शॉट की बात कर रहा है। बट जब ऐसी सारी बातें चल रही होती हैं तभी मिज का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। मिज आए रिंग के अंदर और रोमन रेंज पहले ही बड़े अजीब सा मुंह बना रहा है कि ये कौन बंदा आ गया भाई, ये यहाँ पे क्या करने आएगा। अब मिज रिंग के अंदर आते सबसे पहले तो वो एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंज को, सीधे उन्होंने मक्खन मार दिया रोमन रेंज को। रिंग के अंदर मिज आया और वो कहते हैं कि एक तरीके से टेक्निकली देखा जाए तो लोगन पॉल को मैं ही लेके आया उस वाले बिजनेस के अंदर। तो क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुमको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और बदले में मतलब वो डील करने की बात कर रहे होते हैं रोमन रेंज से, क्योंकि रोमन रेंज का सपोर्ट अगर मिज को मिल जाए तो मिज के बारे न्यारे हो सकते हैं। अब रोमन रेंज की इन बातों पे जब मतलब रोमन रेंज जब मिज की बातों को सुन रहे होते हैं तो उनको सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मिज उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है और इसलिए वो कहते हैं कि आई लाइक इट, मतलब मिज को पसंद करने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मिज ने ये कहा था कि तुम्हारे रिंग है, तुम जो चाहे बोल सकते हो। फिर रोमन रेंज कहते हैं कि हर कोई बंदा लोगन पॉल रोमन रेंज को नॉकआउट करेगा इस बारे में ही क्यों बात कर रहा है, और इससे रोमन रेंज कुछ इशारा कर रहे थे, लेकिन मिज इतने स्मार्ट नहीं है कि वो उस वाले इशारे को समझ जाएं। रोमन रेंज का इशारा था उनका खुद किसी को नॉकआउट करने का, और फिलहाल सबसे पहला जो विक्टिम है वो मिज बन गया। सुपरमैन पंच लगा के रोमन रेंज ने ढेर कर दिया मिज को, और वो कहते हैं कि अभी ये कोई नहीं बोलेगा और तुमको मुझे एक्नॉलेज करने के अलावा और कोई और चीज़ बचती नहीं है, और ऐसा कहकर रोमन रेंज वहाँ से चले जाते हैं। तो लोगन पॉल फिलहाल अभी शो के ऊपर नहीं थे, बट आई थिंक एक सही प्रो में डिलीवर किया। और मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि चलो ब्लड लाइन नहीं थी, क्योंकि अगर ब्लड लाइन पूरी आ रही है तो फिर सारा फोकस सैमी ज़ेन के ऊपर आ जा रहा है। कितना अजीब लग रहा है बोलते हुए कि रिंग के अंदर रोमन रेंज भी है लेकिन साथ में सैमी ज़ेन इस समय ज़्यादा ओवर नजर आ रहे हैं क्राउड के अंदर, अगर एंटरटेन करने के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ थी। बट आज रोमन रेंज अकेले थे, ब्लड लाइन को नहीं लेके आए थे। इसके बाद हमको कार्ल एंडरसन और डेविन प्रीस्ट का मैच देखने को मिलता है, साथ में पूरी ओसीएन जजमेंट डे भी थे। अब मैच में बैक स्लाइड पिन करके कार्ल एंडरसन ने डेविन प्रीस्ट को पिन कर दिया, लेकिन जजमेंट डे एंड में राइज ही क्यों होती है भाई, बुरी तरीके से ठोका है इन्होंने ओसी को मिलके। फिन बैलर अपना फिनिशर मार रहे हैं, डेविन प्रीस्ट अपना मार रहे हैं, और बाद में जाके इन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। रियर रिप्ली को लो ब्लो लगाना है ही शायद उनका एक धर्म बन चुका है हर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, और उन्होंने ल्यूक गैलोस को लो ब्लो भी लगा दिया। तो जजमेंट डे बहुत तगड़ी बुकिंग पे चल रही है, आज के मंडे नाइट रॉ को देखकर भी यही लगा। इसके बाद मैं कह सकता हूँ शो के ऊपर सबसे वाहियात चीज जेबीएल आते हैं, बहुत बकवास कर रहे हैं भाई, बहुत मैं पक गया है वो बकवास सुन के। और वो बकवास कम थी क्या कि उसके बाद कॉर्बिन ने आखिरी बकवास की, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि बस बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। मुझे कुछ मजा नहीं आया इसको देख के। आर्ट्रूथ आते हैं यहाँ पे, मुझे लगा कि शायद एंटरटेनमेंट होगा थोड़ा, आर्ट्रूथ अगर बजा रहे हैं इन दोनों को तो थोड़ा अच्छा लगेगा देख के, बट बजाया उन्होंने, उनकी खुद बज गई, क्योंकि एंड ऑफ डेज लगा के कॉर्बिन अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज सही बता रहा हूँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बोर हो गया मैं इस पूरे सेगमेंट को देख के, ऐसा लगा कि इतना लंबा खींच दिया ऐसे। इसके बाद हमको रिडल और ओटिस का मैच देखने को मिलता है, स्ट्रीट फाइट वाली यहाँ पर थीम थी, हैलोवीन वाली थीम थी, और इसने काफ़ी मज़ा दिलाया। ओटिस आज बेफेस की तरह एक्ट कर रहे थे, कैटर प्लेयर भी उन्होंने यूज किया, और वो जो अपनी मटके को वो हिलाते हैं पेट के, वो भी उन्होंने सारे काम किए। रिडल आज जो है बिल्कुल इजीकल बन के आए हुए थे, अल्टीमेट वॉरियर इजीकल सेम ही है, लेकिन वो लग रहा है मुझे देखिए कि इजीकल बने हुए थे, साथ में अलायंस भी थे। ये ओटिस के साथ गेबल थे, तो रिंग साइड के ऊपर ये पंगे भी कर रहे हैं। अलायंस ने जो है गेबल को गिरा दिया था टेबल के ऊपर, उसके बाद ओटिस के सिर में उन्होंने पंपकिन पहनाया, और उसके बाद उस पर आर लगाया जो कि बिल्कुल बॉश था, वो पंपकिन के बीच में कहीं पे भी नहीं आया था वो, बट फिर भी आर लग गया, और रिडल ने यहाँ पे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर लिया। अचानक से रिडल गायब से लग रहे हैं, कुछ करने की जरूरत है मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू को उनके साथ। इसके बाद हमको मिज एंड मुस्तफा अली का मैच देखने को मिलता है, बहुत अच्छा मैच है। मुस्तफा अली की इंडिंग स्किल कितनी अच्छी है भाई, बहुत स्मूथ वो रहते हैं। आज उन्होंने अपने रिंग गियर में थोड़ा सा चेंज किया था, और एंड में अपना 450 स्प्लैश लगा के मैच में उन्होंने विक्ट्री ले ली, क्योंकि डेक्स्टर ल्यूमिस ने भी आज आकर परेशान कर दिया मिस को। और शो के मेन इवेंट के अंदर डैमेज कंट्रोल वर्सेस आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था, और बेली एंड बियांका ब्लेयर का एक बहुत तगड़ा स्पॉट था, जब बेली टू बेली उन्होंने लगा दिया टेबल के ऊपर, पता नहीं कहाँ वो ऐसे टाइम कीपर वाले एरिया में जाते हैं। क्राउड होली शिट के चैंट कर रहा था, और रिंग के अंदर एलेक्सा ब्लिस ने अपना ट्विस्टेड ब्लिस लगा के विक्ट्री ले लिया, और आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस नई चैंपियंस बन चुकी है, डैमेज कंट्रोल के पास से चैंपियनशिप चली गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर थी। बट अब मैं बात करता हूँ जो चीज़ मुझे अजीब लगी ट्रिपल एच के कंट्रोल में, अगेन मुझे फिर से नजर आ रही है कि ये ओपनिंग और मेन इवेंट के अंदर कि ऐसी चीज़ डाली गई। मैं ये नहीं कह रहा फेमिनिस्ट डिवीजन की है, ये इतनी भी ज़्यादा कोई ऐसी नहीं इसको फैंस पसंद करो, लेकिन तुम्हारे पास शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार भी हैं, वो शो के ओपनर फिर मेन इवेंट में नहीं है। अब या तो ये इसलिए है कि क्योंकि हमको डब्ल्यूडब्ल्यू को इसी फॉर्मेट में देखने की आदत है कि धमाका की शुरुआत और एंडिंग तगड़ी होगी, और ट्रिपल एच वो नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि उनके पास मटेरियल बहुत कुछ होता है, वो रॉ के बीच में उसको डालते हैं। पर्सनली मुझे ये वाली चीज़ पसंद नहीं आ रही आती, और ट्रिपल एच इसको कर रहे हैं, बट खैर जो भी है एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। बट
बट शो आज का अच्छा था, मुझे कहना पड़ेगा। एक वो वाली चीज बस वो जेबल वाली जो मैंने बताई वो मुझे वाहियात लगी, लेकिन फील करने के लिए सैमी ज़ेन ने एक ट्वीट किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बड़ा तगड़ा सा मीम है जहाँ पे लड़की सोचती है कि ये मेरा बंदा जरूर किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो लड़का एक्चुअल में क्या सोच रहा है कि जे नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग ऊसी अगेन। और इसको सैमी ज़ेन ने ट्वीट किया और रोमन रेंज ने रीट्वीट किया। तो ये ऊसी वाली चीज काफी एक अलग लेवल पर जा रही है एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी अब इसकी मर्चेंडाइज भी आने वाली है। आज की मंडे नाइट आपको कैसे लगी मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।